नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद जरूरी पब्लिक हेल्थ मुद्दे को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, हाल ही में हंटा वायरस को लेकर इंटरनेट पर काफी खबरें और पैनिक फैला हुआ है। इसलिए आज हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, सच को अफवाहों से अलग करना और सभी तक बिल्कुल सही फैक्ट चेक जानकारी पहुंचाना, क्योंकि एक सतर्क समाज ही आखिर में एक सुरक्षित समाज होता है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, भारत में इसका एक्चुअल रिस्क क्या है। दूसरा, हंटा वायरस असल में क्या है और इसके लक्षण। तीसरा, इसके फैलने का तरीका। उसके बाद निगरानी और अस्पताल का रोल, फिर चूहा नियंत्रण और आखिर में सुरक्षित सफाई के स्टेप्स। तो आइए सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, भारत में रिस्क का आकलन। देखिए, अगर हम मई 2026 तक के ऑफिशियल आंकड़ों की बात करें तो भारत में हंटा वायरस के किसी भी बड़े आउटब्रेक की एग्जैक्ट 0, जी हाँ, बिल्कुल शून्य रिपोर्ट्स हैं। ये बीमारी अभी भी बेहद रेयर है और सबसे अहम बात यह है कि देश में इसका कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, तो पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये अप्रोच काफी अच्छे से दर्शाती है कि कैसे एजेंसीज ग्लोबल अलर्ट्स आने पर मॉनिटर तो कर रही हैं, लेकिन बिना किसी इमरजेंसी पैनिक के। भारत सरकार का रुख बिल्कुल डेटा ड्रिवन और बैलेंस्ड है। मतलब अस्पताल और लैब्स रेयर वायरल इन्फेक्शंस के लिए अलर्ट पर जरूर हैं, लेकिन पूरा फोकस सर्वेलेंस, अर्ली डिटेक्शन और पब्लिक को साफ सफाई के प्रति जागरूक करने पर है, ना कि किसी तरह के लॉकडाउन पर। आइए अब थोड़ा मेडिकल रियलिटी को समझते हैं। हंटा वायरस और उसके लक्षण। तो आखिर ये हंटा वायरस है क्या? सीडीसी के मुताबिक ये एक रेयर लेकिन गंभीर वायरल इन्फेक्शन है। ये मेनली चूहों के जरिए फैलता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि असली खतरा उनके काटने से ज्यादा उस दूषित हवा में सांस लेने से है, जिसमें उनके यूरिन, लार या मल के कण मौजूद हों। अगर इन्फेक्शन हो जाए तो ये वायरस दो मुख्य गंभीर स्थितियां पैदा कर सकता है। पहला है HPS, जिसका पूरा असर सीधे फेफड़ों और सांस लेने की क्षमता पर पड़ता है, और दूसरा है HFRS, जो मुख्य रूप से किडनीज और ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाओं को डैमेज करता है। दोनों ही स्थितियों में अस्पताल जाना तुरंत जरूरी होता है। तो किन लक्षणों पर नजर रखनी चाहिए? अगर अचानक से तेज बुखार, बहुत ज्यादा बदन दर्द, सिर दर्द या उल्टी जैसी शिकायत हो, और सबसे जरूरी बात, सांस लेने में तकलीफ होने लगे, तो बिना देरी किए तुरंत मेडिकल केयर लेनी चाहिए। एडवांस केसेस में किडनी प्रॉब्लम्स भी सामने आ सकती हैं। इन लक्षणों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लियर करते हैं कि ये वायरस आखिर फैलता कैसे है। एक बात क्लियर कर दूं, हंटा वायरस कोई नई बला नहीं है। इसकी पहचान 1950 में कोरियन वॉर के टाइम पर हंतन नदी के पास हुई थी। तब से लेकर अब तक अलग अलग हिस्सों में इसके अलग अलग स्ट्रेन्स मिले हैं। अभी हाल ही में 2026 में चर्चा इसलिए अचानक बढ़ गई क्योंकि साउथ अमेरिका के एक क्रूज शिप पर इसका आउटब्रेक देखा गया था। सबसे बड़ा सवाल जो शायद हर किसी के दिमाग में चल रहा होगा, क्या हंटा वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है? अब सच में दिलचस्प बात यहाँ ये है कि जो इसके टिपिकल स्ट्रेन्स हैं, उनमें ऑलमोस्ट कभी भी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ चूहों के जरिए आते हैं। हाँ, साउथ अमेरिका का जो एंडी स्ट्रेन है, उसने क्लोज कॉन्टैक्ट में लिमिटेड इंसान से इंसान में फैलने का पैटर्न जरूर दिखाया है। फिर भी ध्यान रहे, ये एक एक्सेप्शन है और बेहद रेयर है। अगर दिमाग में पैनिक है तो एक्सपर्ट्स का ये स्टेटमेंट सुनिए। हेल्थ एजेंसीज का साफ कहना है कि ये कोविड-19 की तरह हवा में इजीली फैलने वाला पैंडेमिक वायरस नहीं है, इसलिए आम जनता के लिए रिस्क अभी भी बहुत कम है। अब बात करते हैं चौथे भाग की, निगरानी और अस्पताल में इसकी केयर। एक कठोर सच्चाई जिसे अपनाना जरूरी है वो ये है कि फिलहाल हंटा वायरस से बचने के लिए कोई यूनिवर्सल वैक्सीन नहीं बनी है और ना ही इसका कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल क्योर है। इसीलिए प्रिवेंशन और अर्ली हॉस्पिटल केयर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एग्जैक्ट दवाई ना होने के बावजूद अस्पतालों में सपोर्टिव केयर से जान बचाई जा सकती है, जैसे सांस लेने में मदद के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट, सिवियर केसेस के लिए तुरंत ICU केयर, शरीर के फ्लूइड्स का केयरफुल मैनेजमेंट और अगर जरूरत पड़े तो डेडिकेटेड किडनी सपोर्ट। जितनी जल्दी मेडिकल इंटरवेंशन होगा, रिकवरी के चांसेस उतने ही बेहतर होंगे। अब आते हैं अपने पांचवें हिस्से पर, जो पूरी तरह कम्युनिटी के हाथ में है, चूहा नियंत्रण और घर की सफाई। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि रोडेंट्स को रिहाइश से दूर रखा जाए। घरों को बिल्कुल चमकाकर साफ रखें। दीवारों या जमीन में जो भी छेद या दरारें हैं, उन्हें तुरंत सील करें। खाने और कचरे को हमेशा ढक कर रखें। बंद कमरों में फ्रेश हवा आने का रास्ता जरूर खोल कर रखें।
और हाँ, मरे हुए चूहे को कभी भी नंगे हाथों से ना छुएं, हाथ लगातार धोते रहें। और आखिर में छठा भाग, सफाई का सुरक्षित स्टेप बाय स्टेप तरीका। इसे जरा ध्यान से सुनिए, ये एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है। चूहों की ड्रॉपिंग्स या मल पर कभी भी सूखी झाड़ू यानी ड्राई स्वीपिंग मत कीजिए। सूखी झाड़ू लगाने से डेंजरस वायरल पार्टिकल्स उड़कर सीधे हवा में आ जाते हैं और फिर सांस के जरिए किसी के भी फेफड़ों में जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस सेफ्टी चेकलिस्ट को कैसे फॉलो करना है। सफाई के 4 अनिवार्य कदम हैं। पहला, हमेशा प्रोटेक्टिव ग्लोव्स और एक फेस मास्क पहनें। दूसरा, कंटामिनेटेड जगह पर सीधे लिक्विड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करें। तीसरा, वायरस को न्यूट्रलाइज होने के लिए कुछ मिनट वहीं छोड़ दें। और चौथा, उसके बाद एक गीले कपड़े या टिश्यू से आराम से साफ करें और डिस्पोज कर दें। ये मैंडेटरी वेट क्लीनिंग प्रोटोकॉल अपनाना बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि फिलहाल इसका रिस्क लेवल भले ही लो हो, लेकिन आखिर में ये सवाल खुद से और अपने समाज से जरूर पूछिए, क्या हम सब सच में वो साफ सफाई और विजिलेंस दिखा रहे हैं जो आने वाले नए वायरसेस को रोकने के लिए जरूरी है? बेहतर हाइजीन सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि पब्लिक हेल्थ की सबसे बड़ी बुनियाद है। सतर्क रहिए, सफाई रखिए और सुरक्षित रहिए।